स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिसिटी अर्थात परमाणुकता के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ परमाणुकता के बारे में ही जानेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पूरा तत्वों का नाम लिखा हुआ, 1 से लेकर 20 तक तत्वों का नाम लिखा गया होगा। ठीक है, हम बारी बारी सबका नाम और यहाँ परमाणुकता जितनी होती है वो बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बनाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परमाणुकता होता है 2। परमाणु क्रमांक 1 पे जो तत्व आता है वो होता है हाइड्रोजन, इसकी परमाणुकता 2। उसी प्रकार हीलियम की 1 परमाणुकता 1 होती है, लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 1 होती है, बोरान की 1 होती है, कार्बन की भी 1 होती है, नाइट्रोजन की 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, फ्लोरीन की भी 2 होती है, नियोन का 1 होता है। यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन तक सबका 1-1 होता है। फास्फोरस का 4 होता है, सल्फर का 8 होता है, क्लोरीन का 2 होता है, और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम इन सब का 1-1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इनका परमाणुकता। लेकिन अब जानेंगे कि परमाणुकता आखिर होता क्या है। तो देखिए बच्चों, एटॉमिसिटी मतलब क्या? द नंबर ऑफ एटम्स, द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। हिंदी में बात करें तो किसी भी तत्व के, जितना ये तत्व आपको दिख रहा है, किसी भी तत्व के एक अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या को उस तत्व का परमाणुकता कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, यदि प्रकृति में हमें कहीं भी कार्बन पाया जाएगा तो कार्बन का हमेशा एक ही परमाणु पाया जाएगा, और उसका एक ही परमाणु उसका एक अणु कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें हाइड्रोजन की, तो प्रकृति में कभी वो अकेले एक परमाणु के रूप में नहीं पाया जाएगा, हमेशा वो 2 परमाणु के रूप में पाया जाएगा, तब उसका एक अणु बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने का परमाणुकता 1 होता है, उसमें अणु की भी संख्या जब 1 है तो उसका एक परमाणु एक अणु बना दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी तत्व जब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो उस समय उसके अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, यदि कहा जाए कि यदि फास्फोरस कहीं आपको मिलता है, एक अणु फास्फोरस का, तो बताओ बच्चों उसमें कितने परमाणु होंगे फास्फोरस के? तो कितने परमाणु होंगे वो सवाल, और फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है ये सवाल। दोनों सवाल एक ही है, क्योंकि यदि आपको मालूम होगा कि परमाणुकता कितनी होती है तो आप बता सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या भी कितनी होगी। ठीक है, तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, तो कह सकते हैं कि फास्फोरस जब फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा तो उसके अणुओं में फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 4 होगी, अर्थात वो सिंगल नहीं पाया जाएगा। जैसे हमारे शरीर को लीजिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो ऐसा नहीं कि आंख कहीं और है, कान कहीं और है, हाथ कहीं और है, और जब हमें देखना हो तो पकड़ के आंख लगा लिया, जब मन करे तब हाथ लगा लिया। ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पदार्थों में और तत्वों में ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल आप समझे, जैसे ये देखिए, आपको सुनाते हैं एक चीज। ये देखिए फास्फोरस है, इस पे क्या लिखा है? देखिए बच्चों, दिख रहा है जी, दिख रहा है, ये फास्फोरस का एक अणु है बच्चों। ठीक है, तो जब प्रकृति में ये पाया जाएगा फास्फोरस, तो ऐसे नहीं पाया जाएगा। देखिए ये 1 के रूप में ऐसे नहीं पाया जाएगा, और ना ही 2 के रूप में पाया जाएगा। ये कैसे पाया जाएगा? हम फास्फोरस के एक अणु को खोल कर दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, ये फास्फोरस का एक अणु है। अब इसकी परमाणुकता में जाने के, चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा फास्फोरस का एक अणु। देखिए फास्फोरस का एक अणु है, आप इसमें गिन सकते हैं फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु है। देखिए गिनिए, 1 2 3 और एक पीछे है ये 4। यानी कि जब भी फास्फोरस पाया जाएगा बच्चों तो ऐसे ही पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पाया जाएगा। अब यदि बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है, तो ये ऐसे पाया जाएगा, 2 परमाणु इसके साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये परमाणुकता जान लेने से हमें यह सुविधा रहेगी, कब? जब हम परमाणु भार और अणु भार पढ़ेंगे, ये परमाणुकता वहां पे बहुत आपके काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए एक चीज और हम आपको उदाहरण देख देते हैं परमाणुकता समझाने के लिए। थोड़ा देख के बता, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए बच्चों, ये जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, ये चीज देख रहे हैं? दिख रहा है ना बच्चों आपको? पूरा पूरा दिख रहा है? ठीक है, देखिए तो गिर गया। देखिए बच्चों, ये लग रहा होगा आपको मैंने चित्रकारी किया, लेकिन चित्रकारी नहीं किया गया, ये सब बस लगाया गया। देखिए निकाल दिया,
ठीक है, ये फिर इसमें लगा दिया, बस आपके समझाने के लिए है, किसी को भी निकाल के किसी को लगा सकते हो आप। ठीक है, अब इससे आपको यह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसमें सब में आपको एक एक परमाणु दिख रहा होगा। शुरू में है कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। एक बात आप नोटिस कर लीजिए बच्चों, कि जितने भी धातु होंगे, जितने भी धातु, धातु अधातु जब पढ़ा जाएगा तो और समझ में आएगा। बस यही आप याद रखें, जितने भी धातु होते हैं सब में एक ही परमाणु होता है, अर्थात वो क्या होते हैं, उनके अणु में एक ही परमाणु होगा। और जब एक परमाणु होगा तो उसे कहा जाएगा एकल परमाणुक, मोनो एटॉमिक। ठीक है बच्चों, जब एक परमाणु पाया जाएगा तो मोनो एटॉमिक। अब यहाँ देखिए, एक अधातु भी है कार्बन, ये एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी एकल परमाणु होता है, मतलब इसके अणु में एक ही परमाणु पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का तो गिर गया, हम ऑक्सीजन का यहाँ दूसरा लगा देते हैं। ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, ऑक्सीजन के, चलिए बच्चों देखिए मान लेते ऑक्सीजन ये है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में देखिए 2 परमाणु है, नाइट्रोजन में 2 परमाणु है, हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। तो कह सकते हैं कि इनकी परमाणुकता क्या होती है, 2 होती है। तो इसे कह सकते हैं द्विपरमाणुक। वे तत्व जिनके अणुओं में 2 परमाणु पाए जाते हैं उन्हें द्विपरमाणुक, अर्थात इंग्लिश में बोले तो डाई एटॉमिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें 2 से अधिक पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस में देखिए 4 परमाणु है, चतुष्परमाणुक, टेट्रा एटॉमिक कहते हैं इसे। ठीक है बच्चों, तो फास्फोरस में 4 परमाणु पाए जाएंगे और ऐसे ही प्रकृति में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे 3 होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा कि 2 होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कितने होंगे, हमेशा 4 ही होंगे। तो कह सकते हैं कि फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सल्फर में 8 है। अब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे होगा बच्चों 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इसका जब एक अणु पाया जाएगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या 8 होगी। तो कह सकते हैं कि सल्फर का परमाणुकता कितना होता है, 8 होता है, अर्थात सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु पाए जाते हैं। और इसे हिंदी में बोले तो अष्ट परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये परमाणुकता है, इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा लिखित रूप से बता दूं एक चीज और, कि वे तत्व थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए हम मिटा के बताते हैं। देखिए बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा इसको। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख दूं। देखिए बच्चों, मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी तत्व में जब एक परमाणु पाया जाएगा, मतलब कि परमाणुता जब एक होगी तो उसे कहा जाएगा एक परमाणुक। ठीक है बच्चों, एक परमाणु का यानी कि मोनो एटॉमिक। ठीक, और मोनो एटॉमिक के कौन कौन उदाहरण है, एक तो है कार्बन, और जितने जितने भी धातु हैं सभी धातु, इसी के साथ साथ सभी नोबल गैस यानी कि आदर्श गैस, ये सब क्या है, एकल परमाणु होते हैं। नोबल गैस का मतलब क्या, कि जैसे कि आपका हीलियम हो गया, यहाँ पर नियॉन हो गया, यहाँ 18 पे ऑर्गन आया था, ऐसे ये सब क्या है आपके नोबल गैस यानी कि हिंदी में कहें तो आदर्श गैस हैं। ये सब एकल परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, एक परमाणु या एकल परमाणु। और जितने अधातु देखिए जन जन आएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक अलग से जोड़ लीजिए फ्लोरीन, ये सब क्या होता है, ये द्विपरमाणु होते हैं, डाई एटॉमिक। और चतुष्परमाणु फास्फोरस, और एक फास्फोरस ही ऐसा तत्व है, देखिए फास्फोरस। ठीक है बच्चों, इसकी परमाणुकता 4 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, 4 देख रहे हैं, फास्फोर 4 लिखा है ना, याद रहेगा, फास्फोरस का 4 होता है। और सल्फर, ये देखिए सल्फर, सल्फर का जो होता है संकेत वो होता है एस, होता है ना, और इसी एस में एक और उल्टा एस बना दे ऐसे तो कितना हो गया, 8। तो सल्फर का जो परमाणुकता होता है वो होता है 8, बाकी सबके 2 या तो 1 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको परमाणुकता समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारी टॉपिक्स को बारी बारी से क्लियर किया जाएगा, और इन टॉपिक्स को आप एक नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आगे की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।